गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 8 का चैप्टर 3 बस की यात्रा। तो आपको देख के ही समझ आ गया होगा कि बस की यात्रा, कौन सी बस की यात्रा की हम बात कर रहे हैं। ये पाठ लिखा है हरिशंकर परसाई ने। तो इस बस के बारे में ही ये पूरा पाठ है कि ऐसी बस, यानी ये जो बस है बहुत पुरानी है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसे ध्यान से पढ़ें कि ये एक ऐसी बस है जो बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसे हम वृद्ध कह सकते हैं। इसमें जब लोग बैठते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम इस बस को क्यों कष्ट दे रहे हैं, यानी जो इसमें यात्रा कर रहा है वो धक्के खा खा के यात्रा कर रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकू हैं। तो जो 5 मित्र थे उन्हें अपने घर लौटना था। डेली अप डाउन करते हैं, वैसे अपने घर लौटना था। तो उन्होंने सोचा कि यही लास्ट बस, शाम के वक्त एक लास्ट बस थी, वो यह थी। उन्होंने सोचा इसमें रात को घर पहुंच जाएंगे और सुबह वापस अपने काम के लिए निकल जाएंगे। तो उन्होंने सोचा और बस में निकलने के लिए रवाना हो गए। कई लोगों ने उन्हें इस बस में बैठने से पहले कहा कि इस बस में मत बैठो, क्योंकि इस बस की स्थिति नहीं थी। लेकिन लोगों ने पूछा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तब लोगों ने जवाब दिया रास्ते में डाकू नहीं, ये खुद एक डाकिन है, यानी ये सफ़र पूरा नहीं करने देंगे। फिर भी लोग नहीं समझ पाए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी बहुत दयनीय स्थिति हो गई। खूब योगव्रत थी, योगव्रत यानी बहुत ही बूढ़ी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते। सदियों के अनुभव यानी बहुत पुरानी बस थी, जो कई सालों से चलती आ रही थी। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। सभी लोग जो सफ़र करते हैं वो सोचते हैं इसको वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे में कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? इस दयनीय बस की दयनीय स्थिति को देखे लोग कह रहे थे कि ये बस तो पूजा योग्य है, इसकी बस की तो पूजा करनी चाहिए, इतनी पुरानी है, इसमें हम सवार कैसे हो सकते हैं? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? वे बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेंगी। यानी जो एक इस कंपनी का एक सहपाठी था वो भी इस बस में बैठा हुआ था। सभी लोग अचंभा कर रहे थे कि इतनी पुरानी बस कैसे चलेगी। तो लोगों ने पूछा क्या ये बस चलेगी? तो उस आदमी ने कहा ये बस चलेगी नहीं, दौड़ेगी। पास में एक डॉक्टर भी था, उससे भी तो पूछा, तो उसने कहा ये इतनी बूढ़ी है, यानी मतलब इसमें इतना इसको एक्सपीरियंस है कि जो नई नवेली बसों में भी नहीं होता। ये हमें माँ की तरह गोद में लेके चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहेगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। जैसे ही वो बस में बैठे तो जो 5 लोगों को छोड़ने आए थे वो लोग सोच रहे थे कि इतनी दयनीय बस में वो कैसे जाएंगे। और उनकी आंखें क्या बोल रही थी? जो आया है वो जाएगा, राजा रंग या फकीर। राजा रंग यानी गरीब और फकीर का अर्थ होता है फकीर आदमी। चाहे इस दुनिया में राजा हो, रंग हो या फकीर हो, उन सबको एक दिन दुनिया से जाना ही पड़ता है।
उसी तरह उनके भाव दिखाई दे रहे थे आंखों में। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी वो रियल में बस स्टार्ट तो हो गई, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं था। जैसे ही बस चलने लगी तो कांच की ऐसी दयनीय स्थिति थी कि लोग कांच के डर से, पूरे कांच तो टूटे हुए थे, जो बचे हुए थे उनके डर से वो दूर होते जा रहे थे, ताकि जो बचे हुए वो उनसे कहीं हमें चोट ना लग जाए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी बस इतनी पुरानी थी कि वो लोग सोच रहे थे कि जब गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, ये उस समय बस जवान थी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्से दूसरे में असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी जो सीटें थी वो भी बस से कनेक्ट ना होके बस में बराबर हिलती डुलती जा रही थी। कभी लगता था सीट को छोड़ देगी, छोड़कर बॉडी आगे निकल जाएगी और 8-10 मील चलने पर सारा भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी ये बस इतनी खटारा थी कि चलते चलते कभी तो सीट आगे हो जाती, कभी पीछे हो जाती। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसके बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। इतनी पुरानी बस थी तो उसका इंजन, पेट्रोल की टंकी थी वो फूट गई और उसका पेट्रोल धीरे धीरे निकलने की वजह से बस बंद हो गई। फिर जो आदमी था उन्होंने उसमें बाल्टी रखे, पाइप के साथ टंकी में पानी वो पेट्रोल भरा, फिर बस तैयार हो गई। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध किसी से पिलाती हो। यानी इस बस की इतनी दयनीय स्थिति थी कि उस बारे में लोग क्या क्या सोचते थे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक कब फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस कहीं टकरा ना जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस कहीं गोता खार ना जाए, यानी कहीं इसमें बस चली ना जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर बस चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। ये तो इत्तेफाक की बात है कि आज खराब हो गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी यानी शाम के वक्त जो पेड़ों से प्रकाश पड़ता है उसकी उन छाया में लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, कोई बूढ़ा या बूढ़ी थक कर पेड़ के नीचे बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं। यानी इस पर इतनी दया आ रही थी कि जो लोग सफर कर रहे थे वो सोच रहे थे कि क्यों हमने इसको अपना बोझ दिया है ढोने के लिए। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी लोग सोच रहे थे कि न जाने अगर इस बियाबान का तो था जंगल में अगर इस जंगल में अगर इसकी अंत्येष्टि का अर्थ होता है ये इसकी मृत्यु हो गई तो इसका दाह संस्कार हमें यही करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला तो कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा कौन थी? बस उसकी ज्योति जाने लगी, यानी उसकी स्पीड भी कम हो गई और जो ये लाइटें थी उसकी भी बत्ती गुल होने लगी।
चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी धीरे धीरे रुक रुक के चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, बेटी, अपनी तो अब उम्र नहीं है। एक पुलिये के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक पैर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से गिरकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव होता है किसी की सहायता करने का भाव। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यानी जो आदमी है वो तो बहुत मेहनती है, लेकिन इस बस के कारण उसकी जो मेहनत है वो रंग नहीं ला रही है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाएं पसारे उसका इंतजार करते कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी जो वो आदमी था उसके बारे में कह रहा है कि अगर ये बस कहीं गिर जाए और हम मर जाए तो भगवान भी बाहर पसार कर हमारा इंतजार करेगा कि देखो ये आदमी आ गया जिसने सिर्फ एक टायर के लिए अपनी जान दे दी। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि लोगों को पता था कि अब ये तो बस लगातार ना चलेगी नहीं, और चलेगी तो टाइम पर पहुंचाएगी नहीं। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी कि पन्ना क्या कभी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरने वाली है। और इससे सीधे उस रोग को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इम्तिहान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गई, क्योंकि लोगों ने घर जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब उन्हें पता था चिंता करने से कोई या हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उन्होंने चिंता छोड़कर अब हंसी मजाक करना आपस में शुरू कर दिया। तो ये थी हमारी वृद्धावस्था की बस, जिसमें यात्रा करना इतना कठिन था। इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। अब हम करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। अब है इसमें हमारा पहला प्रश्न। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह इतना खटारा बस जिसका टायर भी खराब है उसको चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव भी उमड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफर नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? तो उसका उत्तर होगा, लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं है कि ये बस कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार ये बस डाकिन की तरह है। अगला क्वेश्चन है हमारा। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो लेखक को ऐसा इसलिए लगा, जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तब सारी बस झनझनाने लगी, यानी हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अगला क्वेश्चन है हमारा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका उत्तर है,
इसका उत्तर होगा, लेखक को बस की स्थिति देखकर लग रहा था कि बस नहीं चल पाएगी, परंतु जब उसने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। एक तो बस इतनी बेकार थी, ऊपर से अपने आप चलेगी, इस कारण लेखक को हैरानी हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो बस की खस्ता हालत से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा बस ब्रेक फेल हो सकता है। इस कारण लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इससे टकरा न जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ दुश्मन लग रहा था। अब ये क्वेश्चन है हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि इस बुक चैप्टर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में भारत को पूर्ण स्वाधीनता दिलाने के लिए 1930 ईस्वी में हुआ था। ये थे हमारे चैप्टर बस की यात्रा के क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों पहले मैंने आपको पढ़ाया लाख की चूड़ियाँ चैप्टर, और ये था बस की यात्रा। दोनों चैप्टर को पढ़ाने का तरीका अलग था, तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। धन्यवाद।